हेलो एवरीवन, मैं फरहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफिस स्टडी में। तो आज हम आपके हिस्ट्री का क्लास 6 का जो चैप्टर 5 लेकर आए हैं, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ये सारे एमसीक्यूज़ अगर आप कर लेते हैं, ये सारे क्वेश्चंस, तो आपका ये चैप्टर पूरा कवर अप हो जाएगा। आपको पूरा लेंथी चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके लिए सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका 6 to 8 क्लास तक का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी आपको वो पढ़ना होता है, क्योंकि आपके 40 मार्क्स के वो क्वेश्चन होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो बच्चे सीटेट की पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके 6 to 8 क्लास तक की एनसीईआरटी से, और 20 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो होते हैं आपके पैडागोजी, जो एसएसटी की पैडागोजी होती है उससे पूछे जाते हैं। और जो बच्चे साइंस की तैयारी करें होंगे वो साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, और जो बच्चे मैथ्स की तैयारी करेंगे वो मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। तो हम यहाँ पे हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्लास 6 का चैप्टर है। यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ताकि आपको पूरे चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े और अपने जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उन पे आप ज़्यादा अच्छे से इम्पोर्टेंस उन्हें दे पाएँ। जैसे सीडीपी हो गया आपका और लैंग्वेज के हो गए, तो आप उनको भी अच्छे से इंपॉर्टेंस दे पाएँ, उनकी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो मैं ये आपके लिए, आपकी तैयारी को बहुत ईजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ईजी यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ताकि आपका पूरा चैप्टर इन्हीं क्वेश्चंस में कवर अप हो जाए। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका चैप्टर 5 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग किस प्रक्रिया द्वारा राजा बने। ठीक है, आज से 3000 साल पहले की बात पूछी जा रही है कि आज से 3000 साल पहले जो लोग थे वो किस प्रक्रिया द्वारा राजा बनते थे। जैसे आज हमारी जो सरकार होती है तो क्या होते हैं, वोट डलते हैं, तब जाके एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो राजा चुने जाते थे, बनते थे, वो 3000 साल पहले किस प्रक्रिया से गुजर कर बनते थे। तो किस प्रक्रिया से गुजर के बनते थे, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित किए जाते थे। ठीक है, ये प्रक्रिया होती थी, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके क्या करा जाता था, इस प्रक्रिया से राजा को बनाया जाता था, यानी राजा बनते थे आज से 3000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय गाथा का गुणगान करता था। कौन करता था ये बताना आपको, कि जिस वक्त यज्ञ होता था, यानी जब राजा की घोषणा की जाती थी, तो जो राजा बनने के लिए जो पार्टिसिपेंट होता था, तो उसकी जो विजय गाथा होता है ना, कि बड़ा चढ़ाकर उसके बारे में बताना कि इन्होंने ये किया है, इन्होंने ये किया। जैसे हमारे ये नेताजी जब आते हैं वोट्स लेने के लिए, तो हमने ये करा काम है, और अगर आप हमें जिताएंगे तो हम आगे ये काम करेंगे। उसी तरीके से जो उनके विजय गाथा था, गुणगान कौन करता था, यानी उनकी विजय की गाथा का जो गुणगान है, जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, वो कौन करता था, राजा का सारथी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, राजा का सारथी। जैसे ये नेताओं के जो चमचे होते हैं ना, 1-2 लोग जो भी होते हैं पार्टी वाले, कुछ 500-600 रोज़ के 500 रुपये पे वो लाते, तो वो गुणगान करते हैं। इसी तरीके से तो राजा के जो विजय गाथा जो गुणगान करता था, वो कौन था, होता राजा का सारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। कि यानी जो वर्ण व्यवस्था थी, यानी लोगों को जो बांटा गया था, जो लोगों को जो आज से 3000 साल पहले जो लोगों को बांटा गया था, जैसे आज समुदाय बटे हैं, ठीक है, रिलीजन्स बटे हुए हैं। इसी तरीके से रिलीजन्स में भी समुदाय बटे हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, ठीक है, कोई उच्च जाति का है, कोई नीची जाति का है। तो उसे क्या कहा जाता था, उस टाइम पे वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो निम्न लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, यानी वेदों का अध्ययन क्या था, जो ऋग्वेद था उसमें वेद थे, तो उसका अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, यानी तुम नहीं पढ़ सकते इसको। ठीक है, बिल्कुल अध्ययन करने का, यहाँ तक कि ये है कि उनको कहा जाता है कि संस्कृत जो भाषा थी वो ब्राह्मणों की भाषा थी। तो ब्राह्मण क्या होती है, सबसे ऊंची जाति होती है हिंदूज में। ठीक है, तो ब्राह्मणों की भाषा वो क्या करते, जो नीची जाति वाले लोग थे ना, उनका लाउड नहीं था कि वो संस्कृत भी बोले, तो वो वेदों का अध्ययन करना भी उनको अधिकार नहीं था। तो वो कौन थे, शूद्र थे और महिलाएं। तो हाँ जी,
ए तथा बी दोनों ही शूद्रों यानी नीची जाति को शूद्र कहा जाता था, जो शूद्र जाति के लोग होते थे, और महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता था। तो वेदों का अध्ययन का जो अधिकार था ना तो शूद्रों को था ना ही महिलाओं को था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था क्या है, एक वर्ण वर्गों को बांटा गया लोगों के हिसाब से, उनकी जातियों के हिसाब से, ठीक है, उसको कहते थे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता था वो किसे माना जाता था, ब्राह्मण को। ब्राह्मण के बाद आते थे क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद आते थे वैश्य, वैश्य के बाद आते थे शूद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है। जनपद जो शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो क्या अर्थ है, जन के बसने की जगह। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, जन के बसने की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, महाजनपदों का उदय हुआ। जो महाजनपद थे उनका उदय हुआ, यानी महाजनपदों का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था, आज से लगभग 2500 साल पहले। और महाजनपद काल जो था आज से 2500 साल पहले, ठीक है, महाजनपदों का उदय हुआ था लगभग 2500 साल पहले। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, शिकारी तथा खाद्य संग्राहक राजा को देते थे। जो शिकारी और खाद्य संग्राहक थे वो राजा को देते थे। क्या देते थे, भेड़ बकरियां, जंगल से प्राप्त वस्तुएं, अस्त्र शस्त्र, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शिकारी होते थे और खाद्य संग्राहक होते थे वो जंगल से जो भी प्राप्त वस्तुएं होती थी वो किसको लाकर देते थे, राजा को लाकर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर उभरा। जो सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो बनकर उभरा था वो कौन था, मगध, कौशल या अवंती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जहाँ भी महत्वपूर्ण जनपद उपकर यानी सबसे बड़ा जो साम्राज्य जो बनकर उभरा था वो कौन था, मगध साम्राज्य। ठीक है, याद रखिएगा, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, और मगध कहाँ स्थित है, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, सबसे बड़ा महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अजातशत्रु एक शक्तिशाली शासक था। अजातशत्रु एक शक्तिशाली शासक था, कहाँ का शासक था, मगध का। अजातशत्रु किसका शासक था, मगध का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बिहार में स्थित मगध की पहली राजधानी थी। अब ये मगध कहाँ पे स्थित था, बिहार में। ठीक है, याद रखिएगा, मगध कहाँ पे स्थित था, बिहार में। और मगध की पहली राजधानी कौन सी थी, राजगृह, जिसे आधुनिक राजगीर कहते हैं। बिहार की जो पहले बिहार में जो स्थित मगध था, मगध साम्राज्य, उसकी जो राजधानी थी वो कौन थी, राजगृह, जो आधुनिक राजगीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, राजगृह के बाद मगध की राजधानी बना। आपको ये बताना है कि पहले तो राजगृह क्या थी, मगध की राजधानी थी सबसे पहले। राजगृह के बाद जो मगध की राजधानी बनी वो कौन बनी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट है इसका। राजगृह के बाद जो मगध की राजधानी बना वो कौन बना था, पाटलिपुत्र बना था। जैसे हिंदुस्तान की पहले राजधानी कोलकाता थी, उसके बाद दिल्ली बनी, इसी तरीके से मगध की राजधानी पहले राजगृह थी, फिर उसके बाद क्या है, मगध की जो दूसरी राजधानी बनी वो कौन सी बनी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सिकंदर राजा था। सिकंदर जो था वो कहाँ का राजा था, किस जगह का राजा था, तो किसका था, मैसिडोनिया का राजा था। सिकंदर कहाँ का राजा था, मैसिडोनिया का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, वज्जी संघ की राजधानी थी। जो वज्जी संघ थे, ये सारे अलग अलग संघ थे, ठीक है। वज्जी संघ की जो राजधानी थी वो क्या थी, वैशाली। याद रखिएगा, वज्जी संघ की जो राजधानी थी वो क्या थी, वैशाली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, वज्जी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है। यानी जो वज्जी संघ है उसका वर्णन आपको किस जगह, किस निकाय में मिलता है, महाजन निकाय में, लघु निकाय में, दीर्घ निकाय में, या इनमें से कोई नहीं। तो वज्जी संघ का जो वर्णन है वो किस निकाय में मिलता है, आपको दीर्घ निकाय में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कि जो सिकंदर है उसने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, लगभग 2300 साल पहले किया था। सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण किया था, कब किया था, लगभग 2300 साल पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका,
जनपदों के लोग कहाँ रहते थे? जो जनपद थे उनके लोग जो रहते थे वो कहाँ पर रहते थे? कैसी जगह थी? किस तरीके के घर थे कहाँ रहते थे? झोपड़ियों में रहा करते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जनपदों के लोग कहाँ रहा करते थे? झोपड़ियों में रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, महाजनपदों में फसलों पर लगा कर क्या होता है? टैक्स, कितना भाग होता था? जो महाजनपद थे, महाजनपदों में जो फसलों पर, ये राज्य हुआ करते थे, बहुत बड़े साम्राज्य, ठीक है। महाजनपदों में जो फसलों पर जो कर लगता था यानी जो टैक्स लगता था वो कितना भाग होता था? यानी जो किसान जो फसल उगाया करते थे वो कितना हिस्सा राजा को दिया करते थे अपनी फसल का, ठीक है। तो वो एक तरीके से टैक्स भरते थे। तो वो टैक्स कितना था? तो कितना था? उपज का 1/6 भाग, उपज का 1/6 भाग उन्हें देना पड़ता था। जो भी उपज हुई होगी उसका 1/6 भाग उनको देना होता था। किसके रूप में? कर के रूप में या फिर टैक्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, मगध से होकर जाने वाली गंगा तथा सोन नदियों का महत्व निम्न किस में निहित है? कि मगध से होकर जो गंगा और सोन नदी, ठीक है, जा रही हैं उसका जो महत्व है वो किस में निहित है? ठीक है, जल वितरण, यातायात, जमीन को उपजाऊ बनाने, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो मगध से होकर जाने वाली जो गंगा और सोन नदी है उसका महत्व क्या है? यातायात के रूप में भी हो जाती है, ज़मीन को उपजाऊ बनाती हुई जाती है, ठीक है, और जल वितरण में भी काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, लोगों को 4 वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? याद रखना, लोगों को 4 वर्गों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था। मैंने आपको बताया था कि क्या करा जाता है? वर्ण व्यवस्था में वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो ये वर्ण व्यवस्था कहा जाता है 4 वर्गों में विभाजित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, चित्रित धूसर पात्र से क्या अभिप्राय है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। आपको यहाँ पे सारा प्रॉपर आपको कंटेंट दिया जाएगा। आपको कोई भी कहीं से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये अच्छे से देख लेते हैं। तो आपके एक लाइक से, एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें। चलिए 20 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। चित्रित धूसर पात्र से क्या अभिप्राय है? जो चित्रित धूसर पात्र है उससे क्या अभिप्राय है? धूसर का मतलब हो गया थोड़ा ग्रीनरी, वो ग्रे टाइप का होता है ना, कुछ मटीला मटीला सा ग्रे सा। तो उस पात्र से क्या अभिप्राय है? रंगोली किए बर्तन, लकड़ी से डिज़ाइन बनाना, या चित्रकार किए बर्तन? चित्रकारी किए बर्तन है, ठीक है, चित्रकारी किए बर्तन, या फिर सब सही है। तो चित्रित धूसर पात्र से क्या अभिप्राय है? चित्रकारी किए बर्तन। चित्रित धूसर पात्र से क्या अभिप्राय? चित्रकारी किए बर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मगध के प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक कौन से हैं? जो मगध साम्राज्य है उसके प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक कौन से हैं? बिंबिसार, अजातशत्रु, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी बिंबिसार और अजातशत्रु क्या है? मगध साम्राज्य के शक्तिशाली शासक थे, ठीक है, बिंबिसार और अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, सबसे पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? कि सबसे पहले जो मगध की राजधानी थी वो कौन सी थी, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह, ठीक है। सबसे पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मगध की राजधानी बाद में कौन सी बनी? मगध की राजधानी बाद में कौन सी बनी? पाटलिपुत्र, जिसे आज क्या है? पटना के नाम से भी जाना जाता है। मगध की राजधानी बाद में कौन सी बनी? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मगध की राजधानी राजगीर है, राजगीर कौन से राज्य में है? जो मगध की राजधानी राजगीर है, राजगीर वो कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में? बिहार में। याद रखिएगा, कौन से राज्य में है? बिहार में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 25। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है? जो पाटलिपुत्र जो मगध की दूसरी राजधानी बनी थी राजगीर के बाद, तो पाटलिपुत्र का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? पटना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 26।
मगध के समीप गण या संघ राज्य कौन सा था? जो मगध के समीप जो राज्य था, जो संघ था, वो कौन सा था? वज्जी राज्य, वैशाली राज्य, अवंती राज्य, अंग राज्य। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वज्जी राज्य। मगध के समीप जो गण या संघ राज्य था वो कौन सा था? वज्जी साम्राज्य था। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपको इस चैप्टर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस बनाए गए हैं आपके लिए ताकि आपका पूरा प्रॉपर चैप्टर कवर अप हो जाए। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये सारे एमसीक्यूज कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।